आज है 23 अगस्त और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारा दूसरा नेशनल स्पेस डे। आज के दिन 23 अगस्त को ही इंडिया का जो चंद्रयान 3 है उसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। इस वर्ष की जो थीम रखी गई है, थीम है आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। इस वर्ष की ये थीम है, आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष घोषणा की थी कि जब लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी चंद्रयान 3 के माध्यम से, तो इस दिन को नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व करने की घोषणा की थी प्रधानमंत्री ने। तब से 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। इंडिया ऐसा चौथा देश है जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की, जिसकी सैटेलाइट ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। और पहली ऐसी कंट्री इंडिया जिसने साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है इसके सैटेलाइट ने। और जिस प्लेस पर चंद्रयान ने सॉफ्ट लैंडिंग की है उसका नाम है शिव शक्ति। लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान, और जिस प्लेस पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है इसने चंद्रयान ने उसका नाम है, उस प्लेस का नाम है शिव शक्ति। प्रधानमंत्री ने इसका नाम शिव शक्ति दिया है ये। और इसकी थीम है इस वर्ष की आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। भारत का पहला जो सैटेलाइट था, सैटेलाइट था वो था आर्यभट्ट ही। तो आर्यभट्ट से हमने सफ़र तय किया था अब गगनयान तक। गगनयान का पहला प्रक्षेपण हो सकता है कि अभी कल की इसरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिसंबर 2025 में पहला प्रक्षेपण, लगभग 80% इसका प्रक्षेपण टेस्ट हो चुके हैं, 8000 टेस्ट हो चुके हैं लगभग। तो इस वर्ष दिसंबर तक पहला प्रक्षेपण हो सकता है, पहली टेस्टिंग उसकी हो सकती है। तो भारत का फर्स्ट सैटेलाइट था आर्यभट्ट। ये सोवियत कॉस्मोस के द्वारा छोड़ा गया था 19 अप्रैल, ये इम्पोर्टेंट है, 19 अप्रैल 1975 को। रॉकेट का नाम था 3M रॉकेट। और जो जगह थी कपुस्तिन यार, ये रशा में है उस समय की USSR में, कपुस्तिन यार एस्ट्राखान ओब्लास्ट रशिया में। ये कपुस्तिन यार एस्ट्राखान ओब्लास्ट रशिया में ये जगह है। तो भारत का पहला जो सैटेलाइट था वो था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट से हमने सफ़र तय किया है। अब गगनयान की तैयारी चल रही है। 19 अप्रैल 1975 को पहला सैटेलाइट छोड़ा गया था। एक और न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, पंजाब में कुछ इंटर स्टेट साइबर फ्रॉड्स का पता चला है। पंजाब में इंटर स्टेट साइबर फ्रॉड्स का पता चला है। उसमें एक चर्चा में रहा एक अकाउंट जिसका नाम है म्यूल अकाउंट। म्यूल अकाउंट के माध्यम से ये जो इलीगल मनी है, इसको ये एक तरीके से फैसिलिटेट करता है ये अकाउंट। म्यूल अकाउंट ऐसी टर्मिनोलॉजी है या ऐसी एक्टिविटी है जिसके माध्यम से, ऐसा बैंक अकाउंट है जो इलीगल एक्टिविटीज़ को या इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करता है। और इसी से जुड़ा एक शब्द है म्यूल मनी। म्यूल मनी is someone who transfers or moves illegally acquired money on behalf of someone else। ये किसी दूसरे की तरफ से या किसी थर्ड पार्टी की तरफ से ये पैसों का लेन देन करते हैं। ऐसे लोग या जो ऐसे म्यूल मनी ऐसे लोग होते हैं जो किसी थर्ड पार्टी की तरफ से पैसों का लेन देन करते हैं। अब ये पूरा फिनेंशियल एक्टिविटीज़ इलीगल होती है। तो दो शब्द चर्चा में थे, म्यूल मनी और म्यूल अकाउंट। अभी 31 दिसंबर से अभी कुछ दिनों में प्रधानमंत्री जापान और चीन की यात्रा शुरू करने वाले हैं, चाइना की। तो पहले जापान जाएंगे फिर चीन में ही तियानजिन में 25th SCO समिट होगा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट होगा 25th। पहला संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बना था
और ये जो अभी 25वां समिट हुआ तियानजिन में, वो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होगा। ये SCO इंटर गवर्नमेंटल इंटर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है SCO। इसमें 9 सदस्य हैं, 9 मेंबर्स हैं इसमें। ईरान, चीन, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया और 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में ध्यान रखने की बात है कि तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है। तो 9 देश हैं इसमें। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। भारत ने इस समिट को होस्ट किया था 2022-23 में, भारत ने होस्ट किया था। और 2017 में भारत पाकिस्तान एक साथ SCO के मेंबर बने थे। तो जो 25वां शिखर सम्मेलन है, समिट मतलब शिखर सम्मेलन जहाँ किसी नेशन के प्रीमियर हिस्सा लेते हैं तो उसको समिट बोलते हैं। तो 25वां SCO समिट होगा तियानजिन, चाइना में। ये 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होगा। इसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं जब ये समिट होगा, या चैलेंजेस क्या हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे उस टाइम पे। अभी कल रक्षा मंत्री का एक बयान आया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे थे कि भारत अब अपना 5th जनरेशन का इंजन वार युद्ध विमान बनाएगा, 5th जनरेशन का। इसमें जो एक फ्रांस की कंपनी है सैफ्रॉन वो आगे आई है। सैफ्रॉन फ्रांस की कंपनी है, डिफेंस कंपनी है वो, सैफ्रॉन के साथ। और इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये 62,000 करोड़ रुपए का ये एग्रीमेंट साइन किया है कि वो उनको 97 तेजस MK1 बना के दें। 97 तेजस MK1 ये इंडिजिनसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तेजस इंडिजिनसली डेवलप्ड है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये 4.5 जनरेशन का है। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम 5th जनरेशन का भी युद्धक विमान बनाए, उसका इंजन बनाए भारत में। ये सैफ्रॉन फ्रांस की कंपनी है, वो आ गया है। और इसमें तेजस का जो विकास है, तेजस का विकास, उसमें DRDO की एक एजेंसी है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इसने डिज़ाइन किया है तेजस को। DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत कार्य करता है। HAL का जो हेडक्वार्टर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर है, वो बेंगलुरु में है। जो नेशनल यूथ, एक दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो नेशनल यूथ गेम्स है उसके तहत खेलो इंडिया वाटर गेम्स, पहला जो खेलो इंडिया वाटर गेम्स हो रहा है वो हो रहा है डल लेक श्रीनगर में। तो ये अपने आप में प्लेस भी इम्पोर्टेंट है कि पहला जो खेलो इंडिया वाटर गेम्स हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो है डल लेक श्रीनगर में। नेशनल यूथ गेम्स की जो शुरुआत हुई थी, अगर क्रोनोलॉजी पूछ ले तो ये शुरू हुआ था 2017-18 में। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि खेलों में पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, मास पार्टिसिपेशन को बढ़ाना और एक्सीलेंस, खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना, एक्सीलेंस को अचीव करना। और इसके अलावा एक स्पोर्ट्स का कल्चर हो। तो ये नेशनल यूथ गेम्स जो 2017-18 में शुरू हुआ था उसके ऑब्जेक्टिव हैं। डल लेक फ्रेश वाटर लेक है, इम्पॉर्टेंट है। ये श्रीनगर में है, फ्रेश वाटर लेक। और ये ऐसा कहा जाता है कि ये इसके झेलम जो नदी है, झेलम नदी के फ्लड प्लेन में है, झेलम नदी के फ्लड प्लेन में है। और एक डायमेंशन ये भी इसके निर्माण को लेकर कि हो सकता है कि इसका निर्माण टेक्टोनिक्स एक्टिविटी से हुई हो। तो प्लेस्टोसीन काल में उस समय माना जाता है प्लेस्टोसीन काल में एक बहुत बड़ी झील थी, उसी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो डल लेक है। तो ये झेलम नदी के फ्लड प्लेन में है। और ये भी कहा जाता है कि प्लेस्टोसीन काल में जो टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई थी उसका ये बचा हुआ है, उस समय बड़ी झील थी, उसका ये बचा हुआ हिस्सा है। और भारत की सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर की लेक है वो है वुलर लेक, ये बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है। ये फेड बाई विच रिवर, झेलम रिवर। ये भी, इसको भी पानी देती है झेलम रिवर। तो दोनों नदियाँ झेलम नदी से होकर जाती हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे।